हाँ, हाँ, अब ये रिकॉर्डेड हो रहा है तो अच्छा क्या तुम याद दिलाया। अब ये वीडियो तुम्हारा जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, क्लास खत्म होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब उस तुम जब देखना चाहो देख सकते हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या-क्या बात कर रहे थे? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सीआरओ और एनर्जी मीटर। अभी तक हम लोग यूनिट 1 जो है, अभी तक हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। यूनिट 3 हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। यूनिट 5 हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2015 ये 6 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिए। तो उम्मीद है आपको इस 6 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल भी गया होगा, आप उसको आप देख भी चुके होंगे, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। और इधर जो 4 चैप्टर आपको कंप्लीट किए, ये भी 4 चैप्टर का रिवीजन आपको होपफुली आप सारा लेक्चर्स देखे होंगे, सारा लाइव क्लास किए होंगे, तो ये सारा आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर 2 टॉपिक है, एक है आपका एनर्जी मीटर, एक है सीआरओ। एनर्जी मीटर आपका यूनिट 4 में आता है, ठीक है, और सीआरओ आपका यूनिट 6 में आता है। तो इस 2 टॉपिक को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहली बात एनर्जी मीटर क्या होता है और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन है, यही आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि विथ नीट स्केच एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल नीट डायग्राम के साथ बनाना है, और दूसरा सीआरओ का पूरा अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सीआरओ के बारे में सब कुछ अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चा लोग, स्टार्ट किया जाए, एनर्जी मीटर स्टार्ट करें। चलिए गुड, स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। देखिए ये रहा आपका एनर्जी मीटर। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है एनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, आप हिंदी में पढ़े भी होंगे। एनर्जी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं एनर्जी को सर? ऊर्जा कहते हैं। और बचपन में आप पढ़े होंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसको ऊर्जा कहते हैं सर? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी हो गया। ये तो इन जनरल हमारा डेफिनेशन होता है। अगर इसके इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन में जाया जाए, इसके इलेक्ट्रिकल डेफिनेशंस में हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं सर इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन में? तो कहते हैं कि एनर्जी इज द टोटल पावर डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड ओवर ए टाइम इंटरवल। किसी एक टाइम इंटरवल में कितना पावर डिलीवर किया गया है, डिलीवर का मतलब है किसी को दिया गया है, या कितना पावर खपत किया गया है किसी एक टाइम इंटरवल में। टाइम को भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो किसी एक टाइम इंटरवल में कितना पावर डेवलप किया गया है, कितना पावर को कंज्यूम किया गया है, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इट मींस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। यहाँ पे हम लोग एवरेज फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक। अब पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन 0 टू t vi इनटू dt। ये सब आपका नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूलाज है, एनर्जी का यूनिट्स है, और उम्मीद है कि आपको आता होगा ये चीज। चलिए मेन जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एनर्जी मीटर। मेन जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी मीटर। कि एनर्जी मीटर का जो सर वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन है, ये वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। इट मींस कहने का मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि एनर्जी मीटर कैसे बना होगा, कौन कौन सा पार्ट्स उसके अंदर लगा होगा, और एनर्जी मीटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से वो काम करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, इस एनर्जी मीटर के अंदर आपको सबसे पहले ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, इसे इसे कलर करके दिखाते जा रहे हैं उस तरह के आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये भी एक टाइप का मैग्नेट है। ये जो दोनों मैग्नेट है ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है सर। कौन सा मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आप जानते हैं कि हमारे पास मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक
होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज बना हुआ रहेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि उसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस ऊपर नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं शंट मैग्नेट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सर? शंट मैग्नेट। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज मैग्नेट। क्या बोलते हैं? सीरीज मैग्नेट। तो ऊपर वाला हो गया शंट मैग्नेट, नीचे वाला हो गया सीरीज मैग्नेट। अब शंट मैग्नेट के ऊपर भी और सीरीज मैग्नेट के ऊपर भी, दोनों मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर भी कॉइलिंग कर दिए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी कॉइलिंग कर दिए हैं। ठीक है, और ये कॉइलिंग यहाँ से इससे जरा वहां पर कॉइलिंग कर दे और कुछ इस तरीके से निकल गया, तो दोनों मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग हो गया। शंट मैग्नेट के ऊपर जो कॉइलिंग होता है उसको हम लोग प्रेशर कॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रेशर कॉइल कहते हैं। और सीरीज मैग्नेट के ऊपर जो कॉइलिंग होता है उसको हम लोग करंट कॉइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रेशर कॉइल को, प्रेशर कॉइल जो होता है सर हमारा, उसको हम लोग हाईली इंडक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाईली इंडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, हाईली इंडक्टिव बनाने का पर्पस क्या है कि उसके अंदर जो लॉसेस होगा, ठीक है, या फिर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो हाईली इंडक्टिव नेचर का फ्लक्स होगा। ओके, और हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, नीचे कॉपर का शेडिंग बैंड लगाते हैं। कॉपर का शेडिंग बैंड लगाते हैं, और शेडिंग बैंड लगाकर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी मीटर के प्रेशर कॉइल को हाईली इंडक्टिव बनाने का काम करते हैं। ठीक, और एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उस डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में या डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है उसको हम लोग हाईली रेसिस्टिव बनाते हैं। याद रखिएगा ये चीज, एनर्जी मीटर में हाईली इंडक्टिव बना जाता है प्रेशर कॉइल को, और वाट मीटर में, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में हाईली रेसिस्टिव बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछता है इस टाइप का सवाल, तो आप इस टाइप के सवाल को याद रखिएगा। तो ऊपर में प्रेशर कॉइल हो गया, नीचे हमारा करंट कॉइल हो गया, ऊपर हमारा शंट मैग्नेट हो गया, नीचे हमारा सीरीज मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब क्या की है सर, प्रेशर कॉइल से यहां से देखिए आपको वायर निकला। आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि प्रेशर कॉइल है यहाँ पर, और प्रेशर कॉइल से ऑब्वियस सी बात है वायर तो निकलेगा सर। तो हाँ सर, प्रेशर कॉइल से यहाँ देखिए वायर निकला, ये वाला वायर प्रेशर कॉइल से निकला, और करंट कॉइल से एगो इधर निकला, और करंट कॉइल से एगो इधर निकला। तो प्रेशर कॉइल से दो कनेक्टिंग पॉइंट और करंट कॉइल से दो कनेक्टिंग पॉइंट, तो एक इस साइड और एक इस साइड कनेक्शन कैसे करेंगे सर? तो प्रेशर कॉइल का एक पॉइंट यहाँ पर लेकर आए इसमें, और करंट कॉइल, इस दोनों में हम लोग सप्लाई दे देंगे, सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर कॉइल के इस पॉइंट को इस साइड लेकर आएंगे, और करंट कॉइल का दूसरा पॉइंट है उसको इस साइड लेकर आएंगे, और लोड से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा? लोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई दिए तो पूरा सर्किट कंप्लीट आपको दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना? सर्किट आपको कंप्लीट दिख रहा है सर? यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस, गुड। सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपको यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया तो एक बात बताइए, सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे तो इस प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है, जो शंट मैग्नेट के ऊपर कॉइल है और जो सीरीज मैग्नेट के ऊपर कॉइल है, क्या दोनों में करंट पहुंच जाएगा सर? सप्लाई पहुंच जाएगा सर? आप बोलेंगे हाँ सर सप्लाई पहुंच जाएगा। यानी प्रेशर कॉइल में भी आपका करंट फ्लो हो गया, और करंट कॉइल में भी क्या हो गया? आपका करंट का फ्लो हो गया। प्रेशर कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल के अंदर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। किसके द्वारा? प्रेशर कॉइल की प्रेशर कॉइल के द्वारा। ठीक है, शंट मैग्नेट के प्रेशर कॉइल के द्वारा। और उसके बाद जो आपका सीरीज मैग्नेट का कॉइल है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे से भी क्या डेवलप हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ऊपर भी डेवलप हो गया, नीचे भी डेवलप हो गया। ठीक है, दोनों साइड डेवलप हो गया। अब चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बीच में हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बीच में? एक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट।
ठीक है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये एक टाइप का ब्रेकिंग मैग्नेट होता है। कौन सा मैग्नेट होता है सर? ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक मैग्नेट भी कहते हैं। इसको ब्रेक मैग्नेट क्यों कहते हैं अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक डिस्क लगाते हैं। ये डिस्क जो होता है रोटेटिंग डिस्क होता है, मूव करने वाला डिस्क होता है, घूमता है ये डिस्क। ठीक है। ये आपका यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क होता है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका स्पिंडल है। कौन सा पार्ट है सर? ये स्पिंडल है। इसको आप स्पिंडल कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में 2 चीज आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमारा होता है सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको बना होगा। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले टाइप बना होगा। ठीक है। यहाँ पर इकाई के लिए, यहाँ पर दहाई के लिए, यहाँ पर सैकड़ा के लिए, मतलब 0 0 0 0 डाल दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि 0 से, और यहाँ पर नीचे ये आपका इंडिकेट करेगा। यहाँ जो स्टार दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एंड रजिस्टरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग एंड रजिस्टरिंग सिस्टम। तो ये आपका रिकॉर्डिंग और रजिस्टरिंग सिस्टम आपको यहाँ पर दिख गया। अब जब ये काम कैसे करेगा समझिए। प्रेशर कॉइल में आप करंट का सप्लाई दिए थे तो वहां पर फ्लक्स डेवलप हो गया। करंट कॉइल में आप करंट का सप्लाई दी है तो यहाँ पे भी आपको फ्लक्स डेवलप हो गया। अब देखिए ऊपर से फ्लक्स आ रहा है, ऊपर से फ्लक्स आ रहा है सर, तो आप बोलेंगे हाँ सर ऊपर से फ्लक्स आ रहा है। तो जब ऊपर से फ्लक्स आ रहा है तो ऊपर से फ्लक्स आने के बाद क्या इस डिस्क से लिंक करेगा सर? तो आप बोलेंगे हाँ सर इस डिस्क से लिंक करेगा। अब जब इस डिस्क से लिंक किया, फ्लक्स लिंक किया, और हमारा जो ये डिस्क होता है ये एक टाइप का कंडक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है सर? कंडक्टिंग मटेरियल होता है। आप जानते हैं कि ईएमएफ को प्रोड्यूस होने के लिए 2 चीज चाहिए। ईएमएफ को प्रोड्यूस होने के लिए कितना चाहिए सर? 2 चीज चाहिए। क्या-क्या चाहिए? तो एक चाहिए आपको कंडक्टर, एक चाहिए आपको कंडक्टर और दूसरा चाहिए आपको फ्लक्स। अगर आप ईएमएफ फ्लक्स और कंडक्टर आप दे देते हैं, कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा सर कि प्रेशर कॉइल के द्वारा फ्लक्स आया है तो फ्लक्स से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसके ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अब यहाँ पर जो डिस्क है एक कंप्लीट डिस्क है। कोई टूटा हुआ डिस्क तो है नहीं, कंप्लीट डिस्क है। तो यहाँ पर ईएमएफ मतलब वोल्टेज डेवलप हो चुका है। ईएमएफ मतलब क्या डेवलप हो चुका है सर? वोल्टेज डेवलप हो चुका है। ठीक है। तो वोल्टेज डेवलप हो चुका है तो उस केस में क्या होगा कि एक कंप्लीट डिस्क भी है, वोल्टेज भी डेवलप हो चुका है। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आपको इसके अंदर करंट फ्लो करेगा सर? तो आप बोलेंगे हाँ सर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ना उसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो किया किसके द्वारा? तो प्रेशर कॉइल के द्वारा फ्लक्स कनेक्ट, फ्लक्स लिंक किया, फ्लक्स करने से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और ईएमएफ यानी वोल्टेज आने से वहां पर करंट फ्लो कर गया। सेम चीज यहाँ पर करंट कॉइल के फ्लक्स के साथ भी होगा। यानी प्रेशर कॉइल के द्वारा भी एगो ईडी करंट फ्लो किया और करंट कॉइल के द्वारा भी क्या होगा सर? एगो ईडी करंट फ्लो होगा। यानी इस रोटेटिंग डिस्क के अंदर, जो रोटेटिंग डिस्क है इस डिस्क के अंदर आपको एक रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा सर? एक रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा। आप बोलेंगे हाँ सर रिजल्ट 2 करंट है तो कोई एक रिजल्टेंट करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है। रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा। रिजल्टेंट करंट फ्लो करने के बाद क्या होगा सर? अब यहाँ पर देखिए जैसे ही अब यहाँ पर करंट फ्लो कर लगाती है डिस्क, आपका क्या करंट कैरिंग हो गया? आप बोलेंगे हाँ सर करंट कैरिंग हो गया। और ऊपर से देखिए, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और नीचे से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है ये? करंट कैरिंग कंडक्टर है। और ऊपर नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, when a current carrying conductor placed in a magnetic field, then it experience a force। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि करंट कैरिंग कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल क्या लग जाएगा? इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा और जैसे ही फोर्स लगेगा ये डिस्क क्या हो जाएगा? घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क आपका क्या हो गया है सर? घूमना स्टार्ट हो गया है। डिस्क आपका जैसे ही घूमना स्टार्ट हुआ उस केस में क्या होगा कि जो 0 है वो बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा होता है, 9 तक लिखा होता है। तो बढ़ते बढ़ते 1 2
और जब 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है? उसके बाद आगे वाला जब ये पूरा 9 पर पहुँच जाएगा, कितने पहुँच जाएगा सर? 9 पे पहुँच जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो इससे जस्ट पहले वाला जो 0 है, इससे जस्ट पहले वाला जो क्या है सर यहाँ पर 0 है, अब वो 1 हो जाएगा। फिर ये 9 तक पहुँच जाएगा, तो इससे जस्ट पहले वाला 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग और रजिस्टरिंग सिस्टम है, इस रिकॉर्डिंग और रजिस्टरिंग सिस्टम का काम क्या है कि जब रोटेटिंग डिस्क घूमना स्टार्ट करेगा, तो रोटेटिंग डिस्क घूमना क्या होगा स्टार्ट करेगा, तो उस केस में क्या करेगा कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 यानी रीडिंग बढ़ाने का काम वो करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट, ब्रेक मैग्नेट लगाए हैं, इसका क्या पर्पस है सर? इसका पर्पस यहाँ पर ये है कि ये जो रोटेटिंग डिस्क है, इसको अगर फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, रोटेटिंग डिस्क को अगर फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा सर कि कभी फास्ट मूव करेगा, कभी स्लो मूव करेगा। ये फास्ट मूव करेगा और कभी क्या करेगा स्लो मूव करेगा। ठीक, कभी जोर से घूम गया, कभी धीरे से घूमा। तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसके स्पीड को, इस रोटेटिंग डिस्क के स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड करते हैं। जो रोटेटिंग डिस्क है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा। किससे घूमेगा सर? एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा। तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाने के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा कि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड देगा, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड देगा, और जो फास्ट घूमना चाहेगा उसको ब्रेक लगा देगा। क्या कर देगा? ब्रेक। आप घूमना चाह रहे हैं लेकिन आपको ब्रेक लगाना है, आपके स्पीड को बार-बार वो रोक रहा है, जिससे आप क्या हो सके, यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कर सके, जिसके वजह से आपको जो रिकॉर्डिंग और रजिस्टरिंग सिस्टम है, ये बराबर-बराबर यानी 0 से 1 आने में जितना टाइम लगा है, 1 से 2 आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 2 से 3 आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अपने घर में अगर आप कम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत धीरे चलेगा, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फास्ट चलेगा। कुछ इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी मीटर के अंदर काम होता है। बोलिए, बात आया समझ में? बात आया समझ में? एनर्जी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट आपको समझ में आया? बस एग्जाम में इसी डायग्राम को बनाना है और उसके नीचे आपको ये सब देना है। ठीक है? चलिए, वही चले और सीआरओ पे चले अब। हाँ, शेडिंग लूप का वर्क वर्क बता देते हैं। देखो यहाँ पर शेडिंग लूप एरर एंड कंपनसेशन में आ जाएगा। शेडिंग रिंग देखो यहाँ पर क्या कह रहा है शेडिंग रिंग के बारे में। शेडिंग रिंग के बारे में शेडिंग रिंग के बारे में कह रहा है ये कि शेडिंग रिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर। शेडिंग रिंग जो है वो कॉपर का बना होता है, which is also used for adjusting the potential flux phi r। जो पोटेंशियल कॉइल का जो फ्लक्स है phi r उसको कंट्रोल करता है। If the shading ring is kept nearer to the potential coil, अगर shading ring को potential coil के नजदीक में रखेंगे, then the flux is maximum। If the shading is away from the potential coil, then the flux is minimum। हम लोग जो शेडिंग रिंग लगाते हैं, इसका मेन पर्पस यही होता है कि पोटेंशियल कॉइल को प्योरली या हाईली इंडक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो जितना उसको नजदीक में रखोगे, जितना उसको शेडिंग रिंग को नजदीक में रखोगे, उतना ज्यादा ही वो हाईली इंडक्टिव होगा, और जितना उसको दूर करते जाओगे, जितना उसको अवे करते जाओगे, उतना ही कम वो इंडक्टिव होता जाए। ठीक है, तो ये हमारा शेडिंग रिंग होता है। इसमें एक टर्म है शेडिंग लूप। क्या होता है शेडिंग लूप? तो शेडिंग लूप में आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो लोड है बहुत कम लोड है, मतलब मिनिमम लोड आप दिए हुए हैं, आप बहुत कम एनर्जी का खपत कर रहे हैं। उस केस में आप क्या चाहते हैं कि आपका जो एनर्जी मीटर है वो कम इलेक्ट्रिसिटी बिल का खपत करे। लेकिन होता क्या था, जब इसको बनाया गया था तो उस टाइम पे क्या होता था कि एनर्जी मीटर जब लगा होता था और
बहुत कम लोड है तो उस केस में उसके अंदर रोटेटिंग डिस्क है ना, वो रोटेटिंग डिस्क घूम ही नहीं पाता था। के अंदर जो रोटेटिंग डिस्क है वो रोटेटिंग डिस्क घूम ही नहीं पाता था। क्यों घूम नहीं पाता था सर? यहाँ पर देखिए, जो पोटेंशियल कॉइल होता था, पोटेंशियल कॉइल के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल कॉइल के द्वारा जो यहाँ पर आपको फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस फ्लक्स में इतना तो ये फ्लक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता था कि इस रोटेटिंग डिस्क को घुमा पाए, या फिर करंट कॉइल का जो फ्लक्स है वो इतना मजबूत नहीं होता था कि इस रोटेटिंग डिस्क को घुमा पाए। ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ कि लाइट लोड कंडीशन में जब लोड है ही नहीं, जब लोड आपका बहुत कम है तो उस केस में आपका रोटेटिंग डिस्क घूमेगा नहीं, और रोटेटिंग डिस्क आपका जब घूमेगा नहीं तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा सर? उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एनर्जी मीटर है कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं उठा रहा है। उस केस में क्या किया गया, एक तरीका निकाला गया, उस तरीके के अंदर क्या किए, एक शेडिंग लूप यहाँ पर लगा दिए, ताकि एक शेडिंग जिस मटेरियल का रोटेटिंग डिस्क लगा हुआ है उसी मटेरियल का एक शेडिंग लूप लगा दिया गया। उससे क्या हुआ कि शेडिंग लूप क्या है, पोटेंशियल कॉइल के बहुत नजदीक में है। शेडिंग लूप पोटेंशियल कॉइल क्या है, बहुत नजदीक में है। उस केस में आराम से वो फ्लक्स के साथ लिंक कर जा रहा था, और फ्लक्स के साथ लिंक करके क्या कर दे रहा था, उसको घुमा। ठीक है, तो लाइट लोड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग डिस्क को घुमाने के लिए और एनर्जी एनर्जी मीटर में रीडिंग लेने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, तो रोटेटिंग डिस्क का यूज, शेडिंग लूप का यूज। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल लोड कंडीशन है उसमें तो अपना जो काम है वो काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी मीटर हो गया। एनर्जी मीटर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे कि कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग, कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर ड्यूरिंग यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट लोड डाल के, इसे सर डायरेक्ट लोड डालकर हम लोग कैसे एनर्जी मीटर का कैलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि डायरेक्ट लोडिंग से हमारा कैसे कैलिब्रेशन होगा। देखिए, नाम में ही क्या लिखा है, डायरेक्ट लोडिंग, नाम में ही क्या लिखा है सर, डायरेक्ट लोडिंग लिखा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं के अंदर जो लोड डाला जाएगा वो लोड डायरेक्टली डाला जाएगा, तो डाला जाएगा लोड, डायरेक्टली डाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या लगाएंगे। इसमें जो हम लोग यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपका एमआई टाइप होगा, क्या टाइप होगा, एमआई टाइप, मूविंग आयरन टाइप। उसके बाद एक यूज करेंगे आमीटर, ये आमीटर भी आपका जो है सर ये एमआई टाइप होगा। उसके बाद एक यूज करेंगे रियोस्टैट, हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, और वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, उस वेरिएबल रेसिस्टेंस को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास वाट मीटर है, एक यहाँ पे एक डायनोमीटर टाइप वाट मीटर लेंगे, और एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक है, इन सारी चीजों को, इन सारे डिवाइसेस को हम लोग लेंगे, तब जाके हम लोग डायरेक्ट लोडिंग दे पाएंगे। डायरेक्ट लोडिंग से कैसे कैलिब्रेशन करेंगे वहां पे ये चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट लोडिंग का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप नोटिस करेंगे तो सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सर्किट डायग्राम के अंदर बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है। सर क्या क्या पार्ट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे पार्ट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं, और सप्लाई के बाद यहाँ पर हम लोग एक स्विच लगाए हैं, और इस स्विच का नाम है डीपीएसटी स्विच। क्या नाम है सर, डीपीएसटी स्विच। ये डीपीएसटी स्विच का क्या काम होता है सर, ये जो डीपीएसटी स्विच है, डीपीएसटी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल, डीपीएसटी डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच थ्रू, डबल पोल स्विच थ्रू, डीपीएसटी स्विच है हमारा। डीपीएसटी स्विच में क्या होता है कि ओपन कीजिएगा तो ये दोनों यहां से ओपन हो जाएगा, और क्लोज कीजिएगा तो दोनों यहां से क्लोज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डीपीएसटी स्विच लगाते हैं। अब डीपीएसटी स्विच है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर किसके लगाते हैं, तो रेटेड सप्लाई देने के लिए, हमारे पास रेटेड सप्लाई 230 वोल्ट का होता है, तो उस रेटेड सप्लाई को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, आपको क्या बताए थे, एक वोल्ट मीटर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक आमीटर लेते हैं एमआई टाइप, तो यहाँ पर देखिए आमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर, आमीटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग एक डायनामोमीटर टाइप क्या लगाए हैं, वाट मीटर लगाए हैं। यहाँ पर आपका डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका बेसिकली एक एनर्जी मीटर हो गया।
क्या हो गया, ये एक एनर्जी मीटर, ये आपका वाट मीटर, ये आपका एनर्जी मीटर, और यहाँ पर आपका रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर काम कैसे होता है सर, आप टीपीएससी स्विच को क्लोज कर दिए, टीपीएससी स्विच को क्या किए, क्लोज कर दिए। टीपीएससी स्विच को क्लोज करने के बाद जो आपका रेटेड सप्लाई, मान लीजिए 250 वोल्ट का रेटेड सप्लाई है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग ये चेक कर ले कि हाँ रेटेड सप्लाई जा रहा है, और मान लेते हैं रेटेड करंट 5 एम्पियर है, तो वोल्ट मीटर जो है वो चेक करके बता दिया कि हमारा जो करंट है वो 5 एम्पियर हम लोग को लोड के पास पहुंच, ठीक है। तो वोल्टेज करंट, यहाँ जो वोल्ट मीटर और आमीटर लगा हुआ है, इसका मेन पर्पस ये है कि लोड को, जो रियोस्टेट एज ए लोड के रूप में आपको दिख रहा है, इस लोड को बराबर सप्लाई मिले, लोड को जो सप्लाई मिले वो सप्लाई क्या हो, वो सप्लाई क्या हो कि जो रेटेड सप्लाई है, रेटेड वोल्टेज करंट का सप्लाई है, वो रेटेड वोल्टेज करंट का सप्लाई है, बस उसी पर्पस के लिए हम लोग वोल्ट मीटर और अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब इसमें ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग एक स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, का यूज करेंगे, स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, ठीक है। और स्टॉप वॉच का यूज करेंगे और जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, और स्टॉप वॉच भी चलता रहेगा, और आपका ये वाला पार्ट भी क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। स्टॉप वॉच में बेसिकली हम लोग टाइम देखने का काम करते हैं। सप्लाई यहाँ पर दी है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट का सप्लाई पहुंच गया, सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है, तो ये जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है, ये आपको पावर शो करेगा, बोलेंगे हाँ सर ये पावर शो करेगा। और जो ये आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, ये आपको एनर्जी शो करेगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एनर्जी शो करेगा। अब क्या किए यहाँ पर, मान लीजिए कि स्टॉप वॉच का जो टाइम है उसको हम लोग यूज किए हैं 30 सेकंड, कितना यूज किए हैं, 30 सेकंड यूज किए हैं। स्टॉप वॉच कितना देर यूज किए सर, 30 सेकंड यूज किए। तो 30 सेकंड में आपको यहाँ पर एनर्जी मीटर के द्वारा एनर्जी मेजर किया गया, और वाट मीटर के द्वारा पावर मेजर किया गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस पावर और इस टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या यहाँ पर एक एनर्जी निकलेगा सर, तो आप बोलेंगे हाँ सर एक एनर्जी निकल जाएगा। समझिए यहाँ पर क्या बोले कि इस वाट मीटर का पावर और जो स्टॉप वॉच के द्वारा हम लोग टाइम देख रहे थे, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या वहां पर एनर्जी निकलेगा, तो आप बोले हाँ सर एनर्जी निकलेगा। एनर्जी वहां पर निकल गया, पहली बात। और एक एनर्जी मीटर भी हम लोग सर्किट में इंस्टर्ट कर रखे थे, सर्किट में हम लोग एक एनर्जी मीटर भी क्या कर रखे थे, इंसर्ट कर रखे थे, ठीक है। तो सर्किट में आप जैसे एनर्जी मीटर इंसर्ट कर रखे थे तो क्या हुआ आपको सर कि एगो एनर्जी इस दोनों को गुना करने से ही मिला, और एगो एनर्जी आपको यहाँ पर मेजर करके भी आया, एनर्जी आपको यहाँ पर क्या हुआ, मेजर करके भी आया, ठीक है। अगर दोनों एनर्जी बराबर है, मान लीजिए ये E1 और E1 आपको मेजर हुआ और E2 आप जो है कैलकुलेशन करके निकाले, अगर E1 बराबर E2 है, अगर E1 बराबर क्या है, E2 है, इसका मतलब है कि इस एनर्जी मीटर में आपको कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी आपको एरर नहीं है। लेकिन अगर E1 बराबर E2 नहीं है, या तो E1 जो है E2 से छोटा हो सकता है या E1 E2 से बड़ा हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो कोई भी केस हो, अगर दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं एनर्जी मीटर के अंदर क्या है, एरर है, और उसी एरर को हम लोग को क्या करना है, ठीक करना है, या उसको कैलिब्रेट करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट लोडिंग डालकर हम लोग क्या करते हैं, उस एरर का पता करते हैं कि उसमें कितना एरर है, और उस एरर को हम लोग ठीक करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग। ये बात आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थ्री फेज एनर्जी मीटर देख लो, बता देते हैं। देखिए, हाँ जो आपको दिख रहा है ये आपका थ्री फेज एनर्जी मीटर है। थ्री फेज एनर्जी मीटर को हम लोग पॉली फेज एनर्जी मीटर भी कहते हैं। एग्जाम में आपको थ्री फेज एनर्जी मीटर पूछे या पॉली फेज एनर्जी मीटर पूछे, आपको सेम समझना है, इसे पूछने का संभावना कम है थ्री फेज का, फिर भी अगर पूछता है तो आप याद रख सकते हैं। क्या होता है सर थ्री फेज एनर्जी मीटर, इस थ्री फेज एनर्जी मीटर में नाम आप याद है, हम लोग जो है वाट मीटर पढ़े थे, वाट मीटर पढ़े थे, ठीक है। और वाट मीटर जो है सिंगल फेज पावर को मेजर कर रहा था।
थ्री फेज पावर को मेजर करना होता था तो हम लोग या तो 2 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं या 3 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं या सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं। तीनों में आपको बताए थे कि जो सिंगल वाट मीटर मेथड है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको लोड को एकदम बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर लोड आपका थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो आप सिंगल वाट मीटर के मदद से थ्री फेज पावर को मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल वाट मीटर से आप कर भी नहीं पाएंगे, बहुत टफ होता है उससे। तो हम लोग करते क्या है, 2 वाट मीटर से या 3 वाट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज पावर को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग को थ्री फेज पावर मेजर करना है तो 2 वाट मीटर को कनेक्ट कर देंगे या 3 वाट मीटर को कनेक्ट कर देंगे और हम लोग कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर थ्री फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। तो सेम केस आपका एनर्जी मीटर के अंदर भी या एनर्जी के अंदर भी, सेम केस आपका क्या है सर, एनर्जी के अंदर भी है कि अगर आपको थ्री फेज एनर्जी मेजर करना है, आपको थ्री फेज एनर्जी मेजर करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 2 एनर्जी मीटर या 3 एनर्जी मीटर को कनेक्ट कर देंगे। 2 एनर्जी मीटर या 3 एनर्जी मीटर को आप क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगर 2 एनर्जी मीटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 एलिमेंट थ्री फेज एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं, 2 एलिमेंट थ्री फेज एनर्जी मीटर। और अगर 3 एनर्जी मीटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं 3 एलिमेंट थ्री फेज एनर्जी मीटर या 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर, कुछ इस तरीके से नाम देते हैं उसको। अब ये जो कनेक्शन है ये एक थ्योरम को फॉलो करता है और उस थ्योरम को बोलते हैं ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं सर, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम बोलते हैं। इस ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के अनुसार से कहता है कि जितना आपका नंबर ऑफ कंडक्टर है, जितना आपका नंबर ऑफ कंडक्टर है, उससे एक कम एनर्जी मीटर यूज होगा या उससे एक कम इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका थ्री फेज थ्री वायर है, थ्री फेज थ्री वायर है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है कि आपके पास थ्री फेज फोर वायर है। ठीक है, दो कंडीशन है। अगर आपके पास थ्री फेज थ्री वायर है, अगर आपके पास थ्री फेज थ्री वायर है, इससे एक कम यानी दो को यूज करेंगे। और अगर आपके पास थ्री फेज फोर वायर है, इसमें एक कम तीन को यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम होता है। अभी हम लोग एक ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं थ्री फेज थ्री वायर वाला यानी टू एलिमेंट एनर्जी मीटर। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर है। इस 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर में आपको एक दो तीन तीन गो वायर है तो एक एनर्जी मीटर ऊपर लगा दिए, एक एनर्जी मीटर नीचे लगा दिए। फर्स्ट वाला एनर्जी मीटर का आपका ये ऊपर वाला शंट मैग्नेट, नीचे वाला सीरीज मैग्नेट, बीच में डिस्क और यहाँ पर आपका ब्रेक मैग्नेट। नीचे वाले में शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, बीच में डिस्क और ये आपका ब्रेक मैग्नेट। और बस क्या की है, दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या बन गया, ये 2 एलिमेंट थ्री फेज एनर्जी मीटर। अब इसमें आप चाहे तो फेजर डायग्राम सब ये सब वो सब जो आप बनाए थे 2 वाट मीटर मेथड में, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, बट इतना जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये आपको पूछता नहीं है एग्जाम में। कंपटीशन में भी आपको सिंगल फेज ही पूछता है, जितना आपके सिलेबस होता है पढ़िए, सफिशिएंट। बाद में उसके नीचे यहाँ पर लिख दिए हैं चार लाइन में। बोलिए, क्लियर है, एनर्जी मीटर क्लियर है या एनर्जी मीटर में और भी कोई डाउट्स? अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको दोनों करवा दिए। देखिए यहाँ पर ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन सा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड हाउ वुड यू कैलिब्रेट एन एनर्जी मीटर यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग। दोनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस पर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यूनिट 6 में अगर आप देखते हैं तो यूनिट 6 में आपका जो सीआरओ है, सीआरओ ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 तो करवा दिए ना, यूनिट 6 सीआरओ ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सीआरओ के अंदर आपको सीआरओ क्या होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है, सीआरटी क्या होता है और उसके अंदर जो लिसाजियस पैटर्न है, ठीक है, उस लिसाजियस पैटर्न को समझना है। बाद बाकी ये फेज सीक्वेंस इंडिकेटर या फिर आपका पावर फैक्टर मीटर, एलसीआर मीटर, अर्थ सिस्टम मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये आप चाहें तो, अगर देखिए अगर आपका प्रिपरेशन है, अगर आपका प्रिपरेशन है, आप 100% पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप ये सब मीटर्स पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि इतना है कि सर एग्जाम में पास करके आ जाना है हमको, तो उस केस में आप इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट से आपको सवाल जब पूछेगा तो उसके अथवा में कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको पिछले पांचों चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आप पूरा नहीं पढ़े हैं, और जो पूरा पढ़े हैं पूरा पढ़ के जाइए। तो अभी के लेक्चर में अभी आपको सीआरओ पूरा कंप्लीट डिस्कस कर देते हैं। सीआरओ के अंदर बहुत डाउट्स था। ये आपका ऑक्सिलरी टॉपिक है, ये आपको क्या है सर, ऑक्सिलरी टॉपिक है, आप पढ़ के जा भी सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है तो आप ना भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआरओ के बारे में।
देखिए चैप्टर 6। एक बच्चा आज पूछ रहा था सर कि पीएमएमआई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ग्रुप में कोई पूछ रहा था पीएमएमआई इंस्ट्रूमेंट जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है। आपके सिलेबस में मिस्टेक से पीएमएमआई लिख दिया है। पीएमएमआई लिख दिया है, 2 बार पीएमएमआई लिख दिया, ठीक है? तो उस केस में इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन। और परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन टाइप कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं, ठीक है? वो मिस्टेक से जैसे पीएमएम से लिखा ना, मूविंग कॉइल के साथ परमानेंट मैग्नेट लगाया, उसी तरीके से वो मूविंग आयरन के साथ भी परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, ठीक है? वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको एग्जाम में पीएमएमआई नहीं पूछेगा, आपको एमआई इंस्ट्रूमेंट ही पूछेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, आपका पीएमएमआई का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ओनली आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीआरओ। देखिए यहाँ पर जो आपका सीआरओ है, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड कैथोड रे ओसिलोस्कोप। कैथोड रे ओसिलोस्कोप, ठीक है? पूरा फुल फॉर्म होता है। इसको आप सिंपल ओसिलोस्कोप भी कह सकते हैं, ओसिलोस्कोप भी कह सकते हैं। इसको आप ओसिलोग्राफ भी कह सकते हैं, ओसिलोग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो आप 2-3 तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, सीआरओ कह सकते हैं, ओसिलोस्कोप कह सकते हैं, ओसिलोग्राफ कह सकते हैं, तो 2-3 तरीके से नाम दिया जा सकता है। अब क्या होता है सर सीआरओ, ठीक है? पुराने टाइम में, अभी के टाइम में तो सबके घर में एलईडी लग गया होगा, ठीक है? लेकिन पुराने टाइम में एक टीवी आता था, डब्बा वाला टीवी, ठीक है? डब्बा वाला टीवी, ठीक है? हम लोग ऐड भी आता था टीवी पे, तो हम लोग आता था कि टीवी नहीं डब्बा है, डब्बा है डब्बा, ठीक है? आपको पुराने टाइम में डब्बा वाला टीवी आता था। उस डब्बे वाले टीवी में आप देखते होंगे कि आगे से तो पूरा उस कुछ इस तरीके से होता था, लेकिन पीछे जाके वो कुछ ऐसे हो जाता था। आप नोटिस करते हो कुछ इस तरीके से होता था। तो पीछे वाला ये जो बना हुआ है ना, यही आपका सीआरओ वाला पार्ट है। ये आपका क्या है? सीआरओ वाला पार्ट है। या फिर आप एक स्क्रीन देखे होंगे, जो ईसीजी मशीन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो मशीन होता है, उसके ऊपर एक डिस्प्ले होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर डिस्प्ले होता है, और उस डिस्प्ले पे आप नोटिस करेंगे तो डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से जब ग्राफ चलता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ चलता है। ये वाला जो स्क्रीन है, ये वाला जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन और उसके अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर भी क्या होता है? सीआरओ, ठीक है? तो सीआरओ आपके इलेक्ट्रिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीआरओ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सीआरओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो लोग को टीवी पढ़ना पड़ता है पूरा, वो लोग को एक सब्जेक्ट ही टेलीविजन है, ठीक है? तो टेलीविजन पढ़ना पड़ता है, तो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपके लिए बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉम्पिटिशन्स में 2-3 सवाल पूछता है, जितना सवाल आपको पूछता है उतना आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं, ठीक है? क्या होता है सर सीआरओ? तो सीआरओ के बारे में देखिए, कह रहा है कि सीआरओ इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। सीआरओ हमारा एक बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिस्प्ले मेजरमेंट इन एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म। किसी भी वेव फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए, वेव फॉर्म को एनालिसिस करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, मान लीजिए कोई आपके पास स्क्वायर वेव फॉर्म है, कोई भी वेव फॉर्म है, तो किसी भी वेव फॉर्म को एनालिसिस करने के लिए आपका जो सीआरओ होता है सर, सीआरओ इज द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? एंड अदर फेनोमेनन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो भी वेवफॉर्म है, सारे वेवफॉर्म को ये एनालिसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सीआरओ को करोड़ लिख दिया है। सीआरओ इम्पैक्ट वेरी फास्ट XY प्लॉटर डिस्प्लेइंग एन इनपुट सिग्नल वर्सेस अनदर
सिग्नल वर्सेस टाइम। सीआरओ जो हमारा क्या होता है उसके अंदर एक्स वाई प्लॉटर होता है। क्या होता है इसमें एक्स वाई प्लॉटर, और बहुत ही फास्ट 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 पॉइंट करता जाता है। क्या करता जाता है? पॉइंट करता जाता है, और पॉइंट कर करके वहां पर एक ग्राफ को फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर में जो टीवी आता है, तो पहले जो हम लोग एंटीना लगाते थे छत के ऊपर, या फिर हम लोग अभी भी डिश लगाते हैं छत के ऊपर, तो अगर सिग्नल अच्छे से नहीं पकड़ता है तो आप देखे होंगे कि वो झरझर झरझर करने लगता है। ठीक है, झरझर करने का मतलब वहां पर आप देखते होंगे कि पॉइंट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट एक सिंक में जुड़ता है एक दूसरे से तो आपको पूरा एक पिक्चर दिखता है, और पॉइंट अगर एक सिंक में नहीं जुड़ेगा ना एक दूसरे से, तो पूरा पिक्चर वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये चीज आप कब नोटिस करते हैं? जब सिग्नल चला जाता है। ठीक, तो उसके अंदर एक्स वाई प्लॉटर होता है, एक्स वाई प्लॉट करता है, वहां पे वो वेवफॉर्म बनाने का काम करता है, या कोई पिक्चर बनाने का काम करता है, डिस्प्ले करता है। कह रहा है कि द सीआरओ, द कैथोड रे हैव द properties that they are reflected by electric and magnetic field and produce process when strike on a full स्क्रीन। हमारा जो सीआरओ होता है उस सीआरओ के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करते हैं, और उसका वहां पर एक स्क्रीन होता है, और उस स्क्रीन पे ये सारा फील्ड स्ट्राइक करके जो भी वेव फॉर्म है, जो भी पिक्चर्स है, उस पिक्चर्स को बनाने का काम करता है। आई कह रहा है कि द लुमिनरी स्पॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग ए फुल स्क्रीन। जो ल्यूमिनरीज है, जो लाइट्स है, उस लाइट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको बताएंगे सीआरओ का स्ट्रक्चर। वहां पे आप देखिएगा कि सीआरओ में क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकल के सीआरओ स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करता है। सीआरओ स्क्रीन के ऊपर क्या करता है? स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करके एक स्पॉट करता है। ठीक है, और जो स्ट्राइक करता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लाइट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सीआरओ का स्क्रीन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए हमारा ये सीआरओ का स्क्रीन है, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आकर इस पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करता जाएगा, स्ट्राइक करता जाएगा, स्ट्राइक करता जाएगा, स्ट्राइक करता जाएगा, और कुछ इस तरीके से पूरा ग्राफ का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा सीआरओ का क्या होता है? स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके ये काम करता है बेसिकली। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। सीआरओ का एप्लीकेशन, सीआरओ का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं सर? तो याद रखेगा, सीआरओ का यूज जो है वोल्टेज करंट के मेजरमेंट में किया जाता है, किसी भी सिग्नल के वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट में करते हैं, फेज एंगल के मेजरमेंट में करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांजिएंट हैपनिंग एंड अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटीज फ्रॉम द वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। किसी ट्रांजिएंट हैपनिंग को पता करने के लिए, किसी ट्रांजिएंट हैपनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग सीआरओ का यूज करते हैं। अब ये ट्रांजिएंट हैपनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरीके से एसी वेव फॉर्म जा रहा था, और एक ही बार में ऐसे हो गया, फिर ये आराम से नॉर्मल जा रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिएंट हैपनिंग। क्या बोल देते हैं? ट्रांजिएंट हैपनिंग। तो इस ट्रांजिएंट हैपनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? सीआरओ का यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज सीआरओ जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये दो चीज को मेजर करने के लिए दिया गया है। पहला, आपको मेजर करना है कि सीआरओ की मदद से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, और सीआरओ की मदद से जो फेज डिफरेंस या फेज एंगल है, या सिंपल जो फेज है, उस फेज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, और उस चीज के लिए आपको लिसाजेस पैटर्न के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीआरओ के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सीआरओ के अंदर सबसे पहला पार्ट है वो सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, और सीआरटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सीआरओ। ठीक है, सीआरओ के अंदर सीआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीआरटी समझ जाते हैं, अगर आप सीआरटी समझ जाते हैं तो आपको सीआरओ में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक डेफ्लेक्शन सिस्टम होता है। डेफ्लेक्शन सिस्टम में आपका वर्टिकल से डेफ्लेक्शन सिस्टम, हॉरिजॉन्टल डेफ्लेक्शन सिस्टम, एक होता है टाइम बेस्ड सर्किट, फिर होता है पावर सप्लाई, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट। इन सारे टर्म्स का उसको वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए, यहां पर आपका ये सीआरटी है सर, आपका क्या है? सीआरटी है। अब इसी मेन सीआरटी को हम लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। यहां तक में कोई डाउट है? सीआरटी से पहले तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
कल के क्लास में तुम लोग 35-40 बच्चा था और आज के क्लास में 13 बच्चा ही क्यों है? भाई क्या कारण है? कल के क्लास में 35-40 स्टूडेंट था, 40 के आसपास स्टूडेंट था और आज तुम लोग 13-14 ही क्यों है? मतलब रिकॉर्डिंग दे दिए तुम लोग को कल, तुम लोग को लगा कि सर आज भी रिकॉर्डिंग दे देंगे और आज रिकॉर्डिंग दे देंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, यही सोचता है तुम लोग। आज का रिकॉर्डिंग देंगे ही नहीं। जो आया उसको वो फायदे में रहेगा, जो नहीं है वो घाटे में रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग के लिए लाइव क्लास ले रहे हैं और लाइव तुम लोग नहीं करेगा तो क्यों रिकॉर्डिंग नहीं देंगे? रिकॉर्डिंग जो लाइव करेगा वो देखेगा, जो लाइव नहीं करेगा वो नहीं देखेगा। हाँ हाँ, वही रीजन हमको भी लग रहा है। कल हम दिए रिकॉर्डिंग तो सब उस लेक्चर को देखा है, सब उस लेक्चर को जाके देखा, लेकिन अभी लाइव में देख रहे हैं तो कम कम बच्चा है। आज सबको लगा सर आज तो रिकॉर्डिंग दे ही देंगे और रिकॉर्डिंग जो है इस बार हम रिकॉर्डिंग हम अपने तरफ से किए हैं तो अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग किए हैं। को लगा कि सर पूरा लाइव क्लास है, अच्छा हो जाएगा। फीस ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम लोग, आज रिकॉर्डिंग तुम लोग को जाएगा ही नहीं। ठीक है, देख लेना फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीआरटी। हाँ कुछ पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। आप बोल भी सकते हो क्योंकि आवाज हम सुन पा रहे हैं तुम लोगों का। माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओजस राज जो है रो रहा है, क्यों रो रहा है ओजस राज, क्या हो गया? क्या हो गया ओजस राज? चलिए सीआरटी को पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है सीआरटी। देखिए, तो आपको फिगर अच्छे से दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। इस फिगर में आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगाए हुए हैं। यहां पर हम लोग क्या लगाए हुए हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगाए हुए हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक गन है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन है इसके अंदर फिलामेंट होता है। क्या होता है सर? फिलामेंट। यहां पर ये फिलामेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गन जो होता है सर वो थर्मोनिक इमिशन पे काम करता है। इस पर काम करता है, हार्मोनिक इमिशन पे। बहुत ध्यान से सुना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोनिक इमिशन पे काम करता है। ये थर्मोनिक इमिशन क्या होता है सर? तो थर्मोनिक इमिशन का मतलब है कि किसी भी माने थर्मोनिक इमिशन के लिए जो भी डिवाइसेस है उसमें अगर आप हीट देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं? हीट मतलब थर्मल एनर्जी देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। क्या इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गन है। इस इलेक्ट्रॉनिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन है ये थर्मोनिक इमिशन पे काम करता है। तो इसके अंदर क्या देंगे? हीट एनर्जी का सप्लाई देंगे। क्या देंगे सर? हीट एनर्जी का सप्लाई देंगे। ठीक है, और इस हीट एनर्जी के सप्लाई देने से ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन है, ये इलेक्ट्रॉनिक गन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर हीट एनर्जी को सप्लाई देने के लिए क्या नीचे से मोमबत्ती जला देंगे? नहीं, मोमबत्ती नहीं जलाएंगे नीचे से। यहाँ पर क्या करेंगे? एक छोटे से बैटरी से या छोटे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, एई सप्लाई से इसके अंदर सप्लाई दे दिया जाएगा और आई स्क्वायर आर टी की मदद से इसमें हीट डेवलप होगा। आई स्क्वायर आर टी की मदद से क्या होगा? हीट। यहाँ पर थर्मल एनर्जी के लिए कोई हम लोग आग नहीं लगा देंगे, यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी से हीट डेवलप करवाएंगे और उस हीट को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक गन जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ वो इस कंट्रोल कैथोड ग्रिड के अंदर प्रोड्यूस हुआ। बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गन होता है कुछ इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में इसका चेंजेस है। इलेक्ट्रॉनिक गन आपका देखिए यहां से यहां तक आया,
ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गन, और यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो पूरा काम हो रहा है कैथोड कंट्रोल ग्रिड में। कहां पर काम हो रहा है सर? कैथोड कंट्रोल ग्रिड में ये काम हो रहा है, ठीक। कैथोड कंट्रोल ग्रिड में हमारा ये काम हो गया। अब आगे आइए, अब आगे आप देखेंगे तो यहां पर है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, नाम सुनिए। ये क्या है सर? प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका फोकस एनोड। कौन सा एनोड है? ये फोकस एनोड है। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या बोलते हैं सर? एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या क्या बोल दिए? तो सबसे पहले वाला पार्ट जो है कंट्रोल कैथोड ग्रिड, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया? कंट्रोल कैथोड ग्रिड हो गया। उसके बाद वाला पार्ट हो गया प्री एक्सेलरेटिंग एनोड हो गया। उसके बाद वाला पार्ट जो है फोकस एनोड हो गया। और उसके बाद वाला पार्ट जो है एक्सेलरेटिंग एनोड हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? एक्सेलरेटिंग एनोड हो गया, ठीक है। अब देखिए काम कैसे होगा। इसमें वर्ड यूज किया है एक्सेलरेटिंग। कौन सा वर्ड यूज किया है? एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है सर? तो एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है एक्सेलरेट करना। क्या करना? एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को इनहांस करना, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है सर कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को एक्सेलरेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन के स्पीड को क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा। एक्सेलरेट करने का मतलब है कि जो स्लो स्लो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को फास्टली मूव करवाएगा। कैसे मूव करवाएगा सर? फास्टली मूव करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा टर्म है फोकस एनोड, तो यहां पर फोकस एनोड के अंदर सारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा। इस पॉइंट तक जब सारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसको एक पॉइंट में फोकस कर दिया। फोकस एनोड के अंदर क्या हुआ? एक पॉइंट में फोकस हो गया। और जब एक्सेलरेटिंग एनोड में पहुंचा तो दोबारा उस इलेक्ट्रॉन को एक बार और उसके स्पीड को बढ़ा दिया गया, ठीक है। दो बार स्पीड बढ़ाया जाता है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फास्टली इस स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फास्टली यहां से यहां तक इस स्क्रीन पर पहुंच जाएगा, और स्क्रीन पर पहुंचकर यहां पर स्पॉट 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 कर देगा। तो वहां पर जो डॉट डॉट है, वो डॉट डॉट वो बना देगा, ठीक है। अब यहां पर ये सब सारा काम कैसे करता है सर? तो ऊपर में यहां पर आप देखे होंगे तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं एक वोल्टेज को, बोलते हैं हम लोग एनोड वोल्टेज। क्या बोलते हैं? एनोड वोल्टेज। यहां पर आप जो VA देख रहे हैं, VA का मतलब है एनोड वोल्टेज। क्या है? एनोड वोल्टेज। इसके अंदर भी एक वोल्टेज का सप्लाई जाता है, मतलब सप्लाई जब देते हैं तो फिलामेंट से भी, इलेक्ट्रॉन गन से भी कनेक्ट होता है, और एनोड वोल्टेज से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सप्लाई है। इसमें वोल्टेज सप्लाई चला गया दोनों में, और इसी में वोल्टेज सप्लाई को मेंटेन करके एक्सेलरेटिंग एनोड में जितना सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई दे देते हैं, फोकस एनोड में जितना सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई दे देते हैं, और जो एक्सेलरेटिंग एनोड है उसमें जितना सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई हम लोग वहां पर दे देते हैं। तो जहां पर जो जो सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, सारा सप्लाई हम लोग क्या कर दिए सर? दे दिए, ठीक है। अब यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट तक पहुंच गया है सर, तो आप बोलेंगे हाँ सर इलेक्ट्रॉन हमारा इस पॉइंट तक पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस पॉइंट तक पहुंच गया है। अब इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है यहां पर, वहां तक पहुंचाने से पहले आप इस साइड आइए। यहां पर आप ऊपर में यूज किए हैं एक ब्लैंकिंग सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग सर्किट। क्या काम होता है अभी जस्ट आपको बताएंगे। उसके बाद ये वाला, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, और जो ये वाला है ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। क्या क्या है सर? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या होता है, समझिए। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट कैसा होगा सर? तो हॉरिजॉन्टली होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टली हो गया। क्या हो गया आपका? ये हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आपका कुछ इस तरीके से वर्टिकल होता है, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गया। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट वर्टिकली होता है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या होता है सर? हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एक टाइप का आपको यहाँ पर क्या है, ये एक टाइप का आपको क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। किस रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और वर्टिकल में आपका ये वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है। पहली बात, इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के अंदर, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में दो टाइप का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए जिस सिग्नल को आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको साइनोसॉइडल सिग्नल को चेक करना है, कि साइनोसॉइडल सिग्नल को ऑब्जर्व करना है, तो ये हो गया टेस्ट सिग्नल। कौन सा सिग्नल हो गया सर? ये आपका टेस्ट सिग्नल हो गया।
कौन सा सिग्नल हो गया? टेस्ट सिग्नल हो गया। टेस्ट सिग्नल को ऑलवेज वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में दिया जाता है। सिग्नल को हम लोग को चेक करना है, जिस सिग्नल को हम लोग को ऑब्जर्व करना है उसको टेस्ट सिग्नल कहते हैं, और टेस्ट सिग्नल को हम लोग ऑलवेज किस प्लेट के अंदर प्रोवाइड करते हैं? तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट सिग्नल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में क्या होता है सर? तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के अंदर एक इनबिल्ड सिग्नल होता है। क्या होता है सर? एक इनबिल्ड सिग्नल होता है, मतलब उसके साथ में एक टाइम बेस्ड जनरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक टाइम बेस्ड जनरेटर लगा होता है, और टाइम बेस्ड जनरेटर के द्वारा उसके अंदर एक इनबिल्ड सिग्नल दिया जाता है, जो एक टाइप का हमारा सॉटूथ सिग्नल होता है। देखिए ये हमारा कौन सा सिग्नल है? सॉटूथ सिग्नल। सॉटूथ सिग्नल, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए क्या लगाते हैं? तो टाइम बेस्ड जनरेटर लगाते हैं, पहली बात। और टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करता है? तो सॉटूथ सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब जैसा कि नाम है इसका, इसका नाम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जिम्मेवार होगा, और इसका नाम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, तो ये वर्टिकल लाइन के लिए जिम्मेवार होगा। मतलब ये जो है एक्स प्लॉट करेगा, और वर्टिकल वाला क्या प्लॉट करेगा? वाई प्लॉट करेगा। तो एगो एक्स प्लॉट कर रहा है, एगो वाई प्लॉट कर रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके प्लॉट करता जाएगा, तो क्या आपको पॉइंट 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 मिलता जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ से पॉइंट पॉइंट हम लोग को मिलता जाएगा, और जैसे ही आपको पॉइंट पॉइंट मिलता जाएगा और सारे पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करने के बाद क्या वहां पर एक वेव फॉर्म आपको बनेगा सर? आप बोलेंगे हाँ सर, एक वेव फॉर्म वहां पर हम लोगों को बनेगा। ठीक है। अब बीच में यहां पर आपको SY1 और SYN दिख रहा होगा। इस SYN का क्या, इस SYN का क्या नाम है सर? तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। ये सिंक्रोनाइजिंग सर्किट क्या करता है सर? तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारे सिग्नल्स के टाइम पीरियड को सेम करता है, मतलब टाइम पीरियड को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है। टाइम पीरियड को अगर सिंक्रोनाइज रहेगा ना, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट वर्टिकल पॉइंट में मिसमैच नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पर जाकर वो मैच करेगा। ठीक है। उसके टाइम पीरियड को सेम करने के लिए क्या लगा देते हैं? सिंक्रोनाइजिंग सर्किट लगा देते हैं। आगे आइए। तो अब इसमें काम कैसे होगा सर? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन में सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, यहाँ पर सारा काम होकर पहले सबसे पहले पार करेगा ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में आपको पता है सॉटूथ सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है सर? सॉटूथ सिग्नल है। तो सॉटूथ सिग्नल है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से आया, यहाँ पहुंचा, तो एगो पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पहुंचा, तो दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पहुंचा, तीसरा पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। यहां तक में क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर क्या है? फिर से ये सीधा लाइन आ रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए पहले ऐसे गया, अब ये सीधा लाइन की वजह से हो सकता है ऐसे आ जाए, फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो लाइन है, कौन सा वाला सर? ये वाला जो लाइन है, किसकी वजह से आ रहा है? तो इस वाले लाइन की वजह से आ रहा है। ठीक है। तो और इस लाइन को हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी लाइन है। अननेसेसरी लाइन को हटा देते हैं हम लोग। कैसे हटाते हैं सर? तो उसके लिए यहाँ पर ब्लैंकिंग सर्किट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्लैंकिंग सर्किट का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां तक के पार्ट को ब्लैंक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लैंक कर देगा, और ब्लैंक करने के बाद फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से काम होगा। तो ये हमारा ब्लैंकिंग सर्किट का काम है। तो यानी सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा जो आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स था, वो सारा हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स ड्रॉ हो गया। अब बोले यहां से ड्रॉ हो गया। फिर वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन जो है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में पहुंचा, तो इस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा वर्टिकल पॉइंट्स ड्रॉ किया जाएगा, वर्टिकल पॉइंट को कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे पॉइंट को आप कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर सिग्नल का फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये हमारा सीआरओ होता है। सीआरओ में जो स्क्रीन होता है वो एक टाइप का एलईडी स्क्रीन होता है, और वो स्क्रीन उसका फॉस्फर का बना होता है। किसका बना होता है सर? फॉस्फर का बना होता है। याद रखिएगा सीआरओ का स्क्रीन किसका बना होता है? तो फॉस्फर का बना होता है। बहुत ही हमारा ये लाइटिंग मटेरियल है, फॉस्फर का बना। ओके। उम्मीद है आपको सीआरओ कंप्लीट समझ में आया होगा। तो एग्जाम में इसी सीआरओ के बारे में फिगर बनाइएगा, और इतना सारा जो लिखा हुआ है आप चाहे तो ये सब भी लिख सकते हैं, और आप ना चाहें
आप ना चाहें तो जितना आपको समझाए हैं अभी सारा जैसे-जैसे पार्ट समझा है, इस सब सारे पार्ट का नाम और जो काम समझा है सब काम को लिख दीजिए और नीचे जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको लिख दीजिए दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है? उससे ज़्यादा आपको सीआरटी के अंदर नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? क्लियर का ब्लॉक डायग्राम है, आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, चाहें तो याद रख सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है? अब इसमें अगला जो टर्म है हमारे पास वो है लिसाजियस पैटर्न है सर, लिसाजियस पैटर्न। अब यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आज के लेक्चर का हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लिसाजियस पैटर्न, क्या होता है और कैसे बनाते हैं। चलिए इन डाउट। चलो नो सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं लिसाजियस पैटर्न। क्या होता है सर लिसाजियस पैटर्न, तो याद रखिएगा अभी हम लोग पढ़े सीआरटी, सीआरटी के अंदर आपको बताइए क्या कि एक होता है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, आपका एक होता है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वर्टिकल वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, दो गो प्लेट होता है सीआरओ के अंदर। तो अगर 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 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, अभी आपको बताया कि हम लोग वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में टेस्ट सिग्नल देते हैं। कौन सा सिग्नल देते हैं? टेस्ट सिग्नल देते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है इसमें हम लोग साउथ टूथ सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं सर? साउथ टूथ सिग्नल देते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर को यूज करके। ठीक है? वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोनों प्लेट के अंदर साइनोसॉइडल सिग्नल दिया जाए, साइनोसॉइडल सिग्नल दिया जाए, फिल्टर डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोनों में क्या प्रोवाइड करें हम लोग? साइनोसॉइडल सिग्नल। अगर दोनों में साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, अगर दोनों प्लेट में साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपको सीआरटी के स्क्रीन के ऊपर कहीं न कहीं आपको एक पैटर्न बनेगा, एक वेव फॉर्म बनेगा और उसी पैटर्न को, उसी वेव फॉर्म को लिसाजियस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लिसाजियस पैटर्न। तो याद रखिएगा कि सीआरओ के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोनों में अगर हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करें तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लिसाजियस पैटर्न। ठीक है? और आप जानते हैं कि साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आपको दोनों केस में क्या होगा? आपको साइन के साइन साइन साइनसॉइडल फॉर्म में ही होगा, यानी ये आपको वर्टिकल में भी साइन ओमेगा वी एम साइन ओमेगा टी और हॉरिजॉन्टल में भी वी एम साइन ओमेगा टी, दोनों के अंदर आपको सेम देखने को मिलेगा। बस फर्क है कि एगो में आपको हॉरिजॉन्टल में वी वाई हो जाएगा और वर्टिकल एक्स हो जाएगा। ठीक है? कुछ इस तरीके से काम होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए दोनों का वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी एफ एक्स और एफ वाई बराबर है, तो वी एक्स बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, वी वाई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई ना कोई एंगल से लैग भी करेगा। ठीक है? तो मान लेते हैं एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री केस में क्या है आपका दोनों आपको साइनसॉइडल ही है और एंगल 0 भी है तो 0 से ही स्टार्ट हुआ, तो बनाएंगे तो आपको कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कंप्लीट क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद ये सब सारा पार्ट उस पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर फाइव इज इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं 90 डिग्री, फाइव इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 90 डिग्री। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए ये 0 से स्टार्ट नहीं होके 90 से स्टार्ट हुआ है और हॉरिजॉन्टल तो 0 से ही स्टार्ट हुआ है। उस केस में आपको यहाँ पर जो है एक सर्कल टाइप बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल टाइप बनेगा। ठीक है? तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? एक अलग तरीके से लिख दिए हैं। एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है और फ्रीक्वेंसी सेम है। कंडीशन यहाँ पे समझिए, एंगल 0 डिग्री है और फ्रीक्वेंसी सेम है तो उस केस में स्ट्रेट लाइन बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद अगर एंगल आपका 0 से 90 के बीच में है, आपको यहाँ पर क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल अगर 90 डिग्री है तो सर्कल बनेगा। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है।
उसके बाद 90 से 180 है तो इलिप्स बनेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल 180 है, फेज एंगल 180 है, फेज डिफरेंस 180 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में और एंगल 270 है, तो आपको यहाँ पर क्या है, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट यहाँ पर क्या बनेगा, आपको एक सर्कल बनेगा। ठीक है, चलिए अगला, अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिए, क्या किए हैं कि जो y का फ्रीक्वेंसी है वो x का दुगुना है। y का फ्रीक्वेंसी क्या है सर, x का दुगुना है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, y x का आधा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर देखिए y का टाइम पीरियड ty का टाइम पीरियड है और tx का टाइम पीरियड है, और ty जो है x का आधा है, यानी x में एक जितना टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगा y में उतना टाइम में दो साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए x में इतने टाइम में एक ही साइकिल कंप्लीट किया, लेकिन y में इतने टाइम में दो साइकिल कंप्लीट किया। अब क्या है कि x में जितने टाइम में हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ था, y में उतने टाइम में पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 0 से a तक में इसका 0 से b तक में इसका हाफ साइकिल है और 0 से b तक में इसका एक साइकिल है। फिर b से d तक में इसका अगेन हाफ साइकिल है और b से d तक में अगेन इसका क्या है, अगेन दूसरा साइकिल है। ठीक है, उसके बाद EG एफ एच पॉइंट को कैसे दिखाए हैं, तो इसका आधा, जैसे यहां से यहां तक का आधा ई हो गया, तो यहां से यहां तक पूरा इसका आधा यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ए और बी का आधा यहाँ नीचे आ गया, तो ए और बी का आधा यहाँ पर नीचे आ गया। ये सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं और सारे पॉइंट से क्या करते हैं, लाइन लेकर जाते हैं, सारे पॉइंट से इस साइड से भी और इस साइड से भी सारे पॉइंट से लाइन लेकर जाते हैं और मिलाते कैसे हैं, तो ओ ई ए बी के बाद जी के बाद सी के बाद एच के बाद डी, कुछ इस तरीके से हम लोग मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा बस डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये सब आपको पूछेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बता दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या है कि आपको वेव फॉर्म दिया हुआ रहेगा। वेव फॉर्म क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ये पैटर्न आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और पैटर्न में पूछेगा कि बताइए किसका फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी किसके तुलना में डबल है या आधा है या ट्रिपल है। उसके लिए करना क्या है, एफ वाई बाई एफ एक्स। ठीक है, y में मतलब y में कितना टेंजेंट आ रहा है, तो y आपका क्या होता है, y आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, और x आपका हॉरिजॉन्टल होता है, x आपका हॉरिजॉन्टल और y क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, तो उस केस में देखिए x आपका क्या है सर, x आपका क्या है, एक मिनट, एफ वाई बाई एफ एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस बाय नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे देख लीजिए पहले फॉर्मूला क्या बोला, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज क्या है, एफ वाई बाई एफ एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज क्या है सर, तो एक यहाँ पर कट गया, एक यहाँ पर कट गया, तो दो हो गया। वर्टिकल में एक ही बार कटा तो 2/1 हुआ, तो एफ वाई बाई एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 2/1, यानी एफ वाई बराबर 2f(x). फिर यहाँ पर दूसरे वाले में निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल आपका एगो है तो एक हो गया, वर्टिकल आपका दो है, दो हो गया, यानी एफ बाई एफ एक्स का आधा। कुछ इस तरीके से क्या होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने का काम करते हैं। बस आपका पूरा सीआर हो गया। बाद में ऑसिलोस्कोप, प्रोब, ये सब आपके सिलेबस में नहीं था, ये सब आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए थे आपको एग्जाम में। इसके बाद जो सीआरओ के अंदर टॉपिक है, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ा। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट सीआरओ हो गया। सीआरओ के अंदर आपको इतना ही पूछेगा और उम्मीद है हाँ, ऐसे भी ये लास्ट लेक्चर है मेजरमेंट का, तो तुम पूरा क्लास किया है ना, तो देखते हैं। कल की क्लास में 40 बच्चा था, आज की क्लास में 10 बच्चा है, तो क्लास में है रहा शुरू से लास्ट तक, उसी को फायदा होगा, आपको फायदा क्यों होगा। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हारे मेरे लिए यहाँ पे नहीं रुकोगे, तो फिर क्या फायदा है, क्या मतलब। खैर जो भी है, तो चाहिए मेरे से पर्सनली डिस्कस करेगा। आज यहाँ पर ऐसा है कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस, कंप्लीट आपको रिवीजन करवा चुके हैं, जितना आपको रिवीजन कराए बहुत रिवीजन करवा दिए, सबसे ज्यादा लाइव क्लास दिए हैं आपको। आज लगा के टोटल 6 लाइव क्लास दे चुके हैं, पहली बात, और 6 साल का आपको ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 लाइव क्लास 6 ईयर का ऑब्जेक्टिव और आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन सब कुछ करवा दिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे तरफ से आप ये मान के चल सकते हैं 100% तो नहीं बोलेंगे, लगभग 98% आपको पूरा सिलेबस में आपको सब कुछ दे चुके हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको किस तरीके से कैसे मेरा नाम आप लोग रोशन करेंगे। कल आप लोग का एग्जाम है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कभी भी हमको फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जवाब एज सून एज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको जवाब। ओके, तो आज ये क्लास में यहीं रखेंगे। आई थिंक आपको आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, कोई है ही नहीं क्लास में, है डाउट्स तो पूछ लो। टॉर्क इक्वेशन ऑफ 2 वाट मीटर, सर फेजर डायग्राम थोड़ा सा। टॉर्क इक्वेशन ऑफ 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर में तो टॉर्क इक्वेशन है ही नहीं, पहली बात। क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन तो सही कह लो, पूछना क्या चाह रहा है। टॉर्क इक्वेशन में 2 वाट मीटर में टॉर्क इक्वेशन नहीं है, फेजर डायग्राम है। तो तुम सवाल लिखा है टॉर्क इक्वेशन ऑफ 2 वाट मीटर, सर फेजर डायग्राम थोड़ा सा सर। अरे टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर की वजह से जो एरर होगा उसको लोग एरर कहते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी है ये। तो कॉमन एरर लिखाई थे ना चैप्टर फर्स्ट में, देखो 4 गो कॉमन एरर लिखाई थे। फ्रिक्शनल एरर, टेम्परेचर एरर, एगो था फ्रीक्वेंसी एरर और एक और कॉमन एरर में था स्प्रिंग एरर। ठीक है, ये 4 टाइप का एरर आपको सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट में होता है, वहीं पर आपको सारे टॉपिक को। ठीक है, चलिए। जी थैंक यू। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है क्रीपिंग में, ऐसे समझ लो एनर्जी मीटर के अंदर क्या है कि सबसे पहले क्रीपिंग को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग आयरन डिस्क लगा देते हैं और आयरन डिस्क लगाकर उसको हम लोग रोक लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो कि एनर्जी मीटर ऑन है, एनर्जी मीटर ऑन है, एनर्जी मीटर में सप्लाई जा रहा है और सप्लाई जाने के बाद लेकिन आप अपने घर में कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, सप्लाई आ रहा है, हमारे घर में सप्लाई आता है कभी कभी, लेकिन हम लोग अपने घर के सारे लाइट स्विच, लाइट्स, फैन, एसी, फ्रिज सब कुछ बंद कर देते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि एनर्जी मीटर घूमे नहीं। लेकिन होता क्या था कि उस टाइम पे भी सप्लाई जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से वहां पर जो डिस्क है वो डिस्क घूम जाता था। ठीक है, तो डिस्क घूमने की वजह से आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको वहां पर क्या होगा कि स्केल जो एनर्जी मीटर है वो बिल उठाएगा, रीडिंग उठाएगा। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किए, जो रोटेटिंग डिस्क है उस रोटेटिंग डिस्क में एक आयरन डिस्क लगा दिए, आयरन आयरन का पीस लगा दिए। और आयरन का पीस लगाने से क्या हुआ, सबसे पहले उस एरर को हम लोग क्रीपिंग एरर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उस क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए एक आयरन डिस्क लगा दिया जाता है। वो आयरन डिस्क जब उस ब्रेक मैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट के पास आएगा तो उसको बहुत फोर्स लगा के रोक देगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब वहां पे कोई भी सप्लाई मतलब कोई भी लोड नहीं है तो नो लोड कंडीशन में वो चलेगा नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग क्रीपिंग एरर करते हैं। टेम्परेचर तो टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट घट जाएगा और करंट के घटने से प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा तो वहां पर एरर आएगा इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ब्रिज को याद नहीं करना है, ब्रिज को प्रैक्टिस करना है। ब्रिज को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो मजबूत होता जाएगा। तो प्रैक्टिस का चीजों को, न्यूमेरिकल चीजों कैसे याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे। हर ब्रिज को दो दो तीन दिन बाद उसके फिगर को प्रैक्टिस करो, देखो याद हो जाएगा, है नहीं याद होगा। एरर्स इन इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप वाट मीटर, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम चांसेस है पूछने का। इंपॉर्टेंट में भी आपको लिख के नहीं दिए हैं, इसे भी आपको बताए थे कि डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में हमारे पास एरर 5 टाइप का होता है, ड्यू टू कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास एरर था, आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए। आपके पास हो गया चैप्टर 8, तो आपके पास एरर ड्यू टू कनेक्शन था। ठीक है, उसके बाद आपके पास
अगला एरर था हमारे पास एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है। थर्ड एरर था आपके पास एरर ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एरर था हमारे पास एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन। और अगला एरर था हमारे पास एरर ड्यू टू स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारे पास 5 टाइप का एरर था, इस 5 टाइप का एरर आपको बताए थे। ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है, फिर भी आप चाहें तो पढ़ के जा सकते हैं। हाँ, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर में, अरे स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है स्ट्रेन गेज। ट्रांसड्यूसर एक टॉपिक होता था जो पुराने सिलेबस में होता था, इसलिए तुम लोग को पूरा दौर जो 15-16 सबका क्वेश्चन है उसमें दिखता है। बाद में कि स्ट्रेन गेज अभी के सिलेबस में ये ट्रांसड्यूसर का टॉपिक है और ट्रांसड्यूसर आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, ठीक है। स्ट्रेन गेज आपके सिलेबस में नहीं है। कल था तुम अंकित कुमार, कल पूरा चैप्टर 5 रिपीट किए हैं, लेक्चर जाके देखो, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये बच्चा जो रहा है अभी, जिनको डाउट्स है कॉल करना हमको, ठीक है। सबका डाउट क्लियर हो जाएगा, 5 बच्चा हो गया है, 3-4 बच्चे तुम लोग डाउट क्लास में रहते हो। खैर चलिए, अब चीज अब करवा चुके हैं बाबू, क्लास को देखो, तुम क्लास को पूरा करो। चलिए आज ही क्लास में तो रखेंगे, फिर भी अगर आपको डाउट्स होता है तो उस डाउट्स को आप मेरे से कंसल्ट करके पूछिए, जितना हो सका। एलबीडीटी भी ट्रांसड्यूसर है, एलबीडीटी भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर करके उसका फुल फॉर्म होता है, देखते हैं। चलो ओके, थैंक यू। तुम जो उसमें